नमस्कार, मैं हूं मंजीत ठाकुर और किस्सा कहानी पर आपको सुना रहा हूं कर्नल रंजीत का जासूसी उपन्यास, जिसमें मेजर बलवंत के कारनामे दर्ज होते हैं। इसके पहले एपिसोड में आपने सुना कि मेजर बलवंत और सोनिया जब दिल्ली पहुंचते हैं तो एक छोटी सी समस्या को सुलझाते हैं, लेकिन अचानक इंस्पेक्टर का फोन उनके पास आता है कि दीवान सुरेंद्र नाथ अपने इंटरनेशनल म्यूजियम में मरे हुए पाए गए हैं। अब इस हत्या का सिरा खोजने के लिए इंस्पेक्टर उन्हें मदद के लिए बुलाता है और अब मेजर वहां जाने वाले हैं। अब क्या होता है सुनिए इस एपिसोड नंबर 2 में, जिसका शीर्षक है म्यूजियम या अजायब घर। मेजर को इंटरनेशनल म्यूजियम ढूंढने में कोई कठिनाई नहीं हुई। वो एक बहुत बड़ी 2 मंजिली कोठी थी। मेजर और सोनिया ने मुख्य द्वार खोलकर भीतर प्रवेश किया। द्वार खुलने की आवाज सुनकर ऊपर की मंजिल के छज्जे में इंस्पेक्टर धर्मवीर प्रकट हुआ और उन दोनों को देखकर ठिठक गया। वो मेजर को पहचानता नहीं था, इसलिए उसने उन्हें म्यूजियम में आने वाला ग्राहक समझा। मेजर के साथ सोनिया को देखकर उसे ऐसा भ्रम तो हो ही सकता था। मेजर ने हाथ हिलाकर उसका असमंजस दूर कर दिया और जब उसने ये कहा, मेजर एट योर सर्विस, यानी मेजर आपकी सेवा में उपस्थित है, तो इंस्पेक्टर की रगों में जैसे बिजली दौड़ गई। वो तेजी से सीढ़ियां उतरा और आकर बड़े तबाक से मेजर का हाथ दबाते हुए बोला, मैं ये नहीं कह सकता कि मैं आपका कितना आभारी हूं। और फिर मुड़कर बोला, ये शायद हमारी भाभी है। इंस्पेक्टर ने हाथ जोड़कर नमस्ते की तो सोनिया लज्जा से लाल हो गई। मेजर ने सोनिया को इस बेतुकी स्थिति से निकालने के लिए इंस्पेक्टर से उसका परिचय कराया और पूछा, क्या मृणालिनी सत्यनारायण शुक्ला के यहाँ खुश थी? हाँ, खुशी थी। सत्यनारायण ने उसे बहुत से खिलौने ले दिए थे। वो सचमुच चाइल्ड फिक्सेशन का रोगी था और बहुत दयालु स्वभाव का था। मृणालिनी तो ये समझ रही थी कि वो जैसे अपने चाचा के घर में रह रही हो। इंस्पेक्टर ने कहा और हैरत से पूछा, आपने ये कैसे जान लिया कि मृणालिनी का अपहरण करने वाला झांसी का कोई क्लर्क था? पुराने पेंसिल शार्पनर और रबड़ पेंसिल ने मुझे ये बात सुझाई कि अपहरण करने वाला कोई क्लर्क हो सकता है। वो क्लर्क झांसी का ही हो सकता था, क्योंकि निगम बाबू को यहाँ आए हुए सिर्फ 21 दिन हुए हैं और इतने दिनों में यहाँ किसी क्लर्क को मृणालिनी से इतना लगाव पैदा नहीं हो सकता था। मृणालिनी के कपड़े गायब थे, इसलिए भी मैं ये समझा हूं कि इसे कोई दूर ले गया है। मेजर ने कहा, अच्छा, मैं पहले दीवान सुरेंद्र नाथ की संक्षिप्त जीवनी, उनका बायोडाटा जानना चाहता हूं। इंस्पेक्टर मेजर को इंटरनेशनल म्यूजियम के दफ्तर के कमरे में ले गया। जब बैठ चुके तो इंस्पेक्टर धर्मवीर ने कहा, दीवान सुरेंद्र नाथ बहुत बड़े रईस और इतिहास के जानकार थे। वो कई बार पूरे संसार की सैर कर चुके थे। अफ्रीका महाद्वीप उन्हें खास तौर पर पसंद था। अपने जीवन का अधिकांश भाग उन्होंने एक इटालियन प्रोफेसर मोराबियो के साथ अफ्रीका के जंगलों में गुजारा था। प्रोफेसर मोराबियो से उनकी गहरी मित्रता थी। उन्होंने प्रोफेसर मोराबियो की इटालियन पत्नी की छोटी बहन से अफ्रीका में ही शादी कर ली थी। संयोग से दीवान सुरेंद्र नाथ और प्रोफेसर मोराबियो के यहाँ थोड़े दिन के अंदर से बेटियां पैदा हुई। प्रोफेसर मोराबियो भाषा विज्ञान के विशेषज्ञ थे और यूनानी, लैटिन, अरबी, चीनी, जापानी और स्वाली भाषाओं के अतिरिक्त भारत की कई भाषाएं जानते थे। उन्हें भारतीय नाम भी बहुत पसंद थे, इसलिए उन्होंने अपनी बेटी का नाम रजनी और दीवान साहब की बेटी का नाम कामिनी रखा था। रजनी और कामिनी अभी 7-7 साल की थी कि अफ्रीका में एक अज्ञात महामारी फूट पड़ी और दोनों की माएं उस महामारी में चल बसी। दीवान साहब अफ्रीका के वातावरण से उब गए। वे अपनी बेटी कामिनी के साथ भारत वापस चले आए। कामिनी को नैनीताल के एक अंग्रेजी स्कूल में भर्ती करवा दिया गया, जहां रईसों और राजा महाराजाओं के बेटे बेटियां पढ़ते थे। 18 साल की आयु तक कामिनी वहीं रही। उसने सीनियर कैम्ब्रिज कर लिया और कलकत्ता के एक कॉलेज में प्रवेश ले लिया। इस बीच दीवान साहब अपने मित्र प्रोफेसर मोराबियो और उसकी बेटी जो थी रजनी, उसे भी अपने यहां बुला चुके थे। प्रोफेसर मोराबियो अपने साथ एक वफादार नौकर अफ्रीकी हबशी सिद्दीकी को भी लाए थे। प्रोफेसर मोराबियो कुछ वर्षों तक अपने मित्र के पास रहे और फिर उनका देहांत हो गया। मरने से पहले प्रोफेसर ने एक अजायब घर खोलने की इच्छा प्रकट की थी। अजायब घर समझते हैं, जिसे आप म्यूजियम कहते हैं। उन्होंने अपनी इस योजना की एक विस्तृत रूपरेखा भी तैयार की थी और वे इस अजायब घर का नाम इंटरनेशनल म्यूजियम रखना चाहते थे। प्रोफेसर मोराबियो के मरने के बाद दीवान साहब ने रजनी और सिद्दीकी को हमेशा अपने पास रखने का फैसला कर लिया।
अफ्रीकी हबशी सिद्दीकू ने रजनी की मां की मौत के बाद रजनी को पाला पोसा था। वो प्रोफेसर का पुराना और बड़ा भरोसेमंद नौकर था। रजनी को खुश रखने के लिए दीवान साहब ने उसके पिता और अपने मित्र प्रोफेसर मोरावियो की योजना को क्रियान्वित कर दिया और इस तरह इंटरनेशनल म्यूजियम स्थापित हो गया। देवी देवताओं की मूर्तियों में कोई त्रुटि न रहने पाए, इसके लिए उन्होंने भारत के प्रसिद्ध इतिहासकार और भाषा विज्ञान के विशेषज्ञ अजय कुमार बनर्जी की सेवाएं हासिल की। मूर्तियां तैयार करने का काम शुरू हो गया। कामिनी छुट्टियों में घर आई तो उसने अपने पिता के इस नए काम को पसंद नहीं किया। रजनी से अपने पिता का बेपनाह लगाव भी उसे अच्छा नहीं लगा। वो रजनी से जलन करने लगी और जब उसने ये देखा कि भारत का प्रसिद्ध इतिहासकार डॉक्टर बनर्जी रजनी पर जान छिड़कता है तो वो और भी जल भुन गई। कामिनी छुट्टियां खत्म होने से पहले ही कॉलेज वापस चली गई। दीवान साहब अपनी बेटी के इस व्यवहार को बिल्कुल नहीं समझ सके। अगले साल कामिनी छुट्टियों में घर नहीं आई। उसने अपने पिता को चिट्ठी लिखने भी बंद कर दिया। दीवान साहब बेटी से मिलने कलकत्ता गए। वहां पहुंचकर उन्हें पता चला कि कामिनी इंटरनेशनल म्यूजियम स्थापित करने पर खफा थी। क्यों खफा थी, इसका कारण वे मालूम नहीं कर सके। वे केवल इतना ही अनुमान लगा सके कि कामिनी को प्राचीन और भयानक मूर्तियां तैयार करने का यह कारोबार पसंद नहीं था। उसका ख्याल था कि इस व्यवसाय में सारा धन नष्ट हो जाएगा। लेकिन दीवान साहब धुन के पक्के थे। वे अपनी बेटी के भ्रम के कारण ये योजना त्यागने के लिए तैयार नहीं हुए। इंटरनेशनल म्यूजियम स्थापित कर दिया गया और व्यवसाय काफी चमक उठा। इस व्यवसाय की सफलता ने कामिनी को और भी बौखला दिया। वो भी अपनी जिद पकड़ चुकी थी। उसने बीए किया और बंबई चली गई कि आत्मनिर्भर होकर अपना जीवन बिताएगी और अपने पिता के दौलत से कोई सरोकार नहीं रखेगी। इस बीच डॉक्टर अजय कुमार बनर्जी और रजनी का प्रेम बहुत आगे बढ़ चुका था। दीवान सुरेंद्र नाथ ने डॉक्टर बनर्जी से रजनी की शादी कर दी और उनको अपने इंटरनेशनल म्यूजियम की ऊपरी मंजिल रहने को दे दी। कामिनी रजनी की शादी में नहीं आई। ऊपर की मंजिल पर डॉक्टर बनर्जी, रजनी और हबशी सिद्दीकू रहते हैं। कोठी के पिछवाड़े में नौकरों के क्वार्टर हैं और वहां रूपा नाम का बावर्ची और लक्ष्मी नाम की नौकरानी रहती है और बाएं कोने में दीवान साहब का एक अनाथ भतीजा राजेश रहता है। राजेश इतिहास में एमए है, कई भाषाएं जानता है और पुरातत्व विज्ञान का अच्छा विशेषज्ञ माना जाता है। वो डॉक्टर बनर्जी का शिष्य भी है। इंस्पेक्टर धर्मवीर सलूजा ने गहरी सांस लेते हुए पूरी बात बताई। मेजर ने पूछा, क्या मैं पूछ सकता हूं कि ये सब बातें आपको किसने बताई हैं? राजेश ने, इंस्पेक्टर ने उत्तर दिया, एक बात मैं आपको बताना भूल गया। यहां पुरातत्व विज्ञान का एक अंग्रेज विशेषज्ञ डिक्सन भी काम करता है। वो कैलाश कॉलोनी में रहता है। आज सुबह डिक्सन 10 की बजाय 10:30 बजे काम पर आया और उसने ही सबसे पहले दीवान सुरेंद्र नाथ को अफ्रीकी देवताओं की मूर्तियों वाले कमरे में मरा हुआ देखा। उसने ही पुलिस को फोन किया। क्या डिक्सन भी बहुत सी भाषाएं जानता है? जी हां, हिंदुस्तानी बड़ी रवानगी से बोलता है। मेजर ने कहा, क्या मैं डिक्सन से मिल सकता हूं? क्यों नहीं, ऊपर चलिए। इंस्पेक्टर उठकर खड़ा हो गया। मेजर और सोनिया इंस्पेक्टर के पीछे पीछे ऊपर पहुंचे। डिक्सन डॉक्टर बनर्जी के ड्राइंग रूम में सोफे पर अकेला बैठा गहरे शोक में डूबा हुआ था और सिगरेट के लंबे लंबे कश ले रहा था। उसने इन लोगों को भीतर आते देखा तो उनके सम्मान में उठ खड़ा हुआ। इंस्पेक्टर ने सोनिया और मेजर से परिचय कराया और फिर बोला, आपको कष्ट तो होगा मिस्टर डिक्सन, लेकिन क्या आप अपना पूरा बयान दोहरा सकते हैं? डिक्सन ने बताना शुरू किया, आज मैं हमेशा की निस्बत जरा देर से आया। बाहर का दरवाजा थोड़ा सा खुला हुआ था। मुझे दरवाजे को खुला पाकर कुछ हैरत हुई क्योंकि बाहर का दरवाजा हमेशा बंद रहता है और आने वाले को घंटी बजानी पड़ती है। खैर, मैं भीतर आया। उस दरवाजे के बाद एक और दरवाजा आता है जो म्यूजियम में खुलता है। यह दरवाजा अक्सर खुला ही रहता है क्योंकि उसके पास से नीचे जाने की सीढ़ियां शुरू होती हैं। सीढ़ियां उतरने के बाद हॉल का कमरा आता है। उससे गुजरने के बाद दूसरे कमरों में जाया जा सकता है। कुल 10 कमरे हैं जिनमें अलग अलग इलाकों के देवी देवताओं की मूर्तियां हैं। मैं इन दिनों अफ्रीका के प्राचीन देवी देवताओं पर काम कर रहा हूं। उस कमरे का दरवाजा भी थोड़ा सा खुला हुआ था। मैं उसे पूरा खोलकर भीतर पहुंचा तो एकदम ठिठक कर रह गया। कमरे में एक कोने में कोई चित्त लेटा हुआ था। पहले तो मैं ये समझा कि ये कोई मूर्ति है जो गिर पड़ी है। कमरे में कुछ अंधेरा था, लेकिन जल्दी ही मेरी आंखें उस अंधेरे की अभ्यस्त हो गई और मैंने देखा कि वो दीवान सुरेंद्र नाथ थे। उनके बाजू उनके सर के पीछे फैले हुए थे। इस पर भी मैं यही समझा कि वो गिर गए हैं और बेहोश हो गए हैं। मैं उनकी ओर बढ़ा।
मैं बयान नहीं कर सकता वो कितना भयानक दृश्य था। उनके सिर पर एक मूर्ति गिर पड़ी थी और उनकी खोपड़ी टुकड़े टुकड़े हो गई थी। वो मूर्ति उनके निकट ही औंधे मुंह पड़ी थी। आपने दीवान सुरेंद्रनाथ को मरा हुआ पाकर क्या किया? मैंने डॉक्टर बनर्जी को आवाज दी। उनके पढ़ने का कमरा वहीं पर है। मुझे उनकी ओर से कोई जवाब नहीं मिला। कोई जवाब नहीं मिला? नहीं, मैं डर गया। मैं इस बात से घबरा गया कि एक मृत व्यक्ति के साथ मैं कमरे में अकेला था। मैं दरवाजे की ओर बढ़ा। मेरे जी में आया कि मैं चुपके से निकलकर अपने घर पहुंच जाऊं, लेकिन मैं जानता था कि अगर मैं चुपके से खिसक कर निकल गया तो बाद में खुल गया तो लेने के देने पड़ जाएंगे। मेजर ने पूछा, उस समय घर के नौकर लोग कहां थे? वे इस बंगले के पिछवाड़े में थे। वो मेरी आवाज नहीं सुन सकते थे। मेरी आवाज अगर कोई सुन सकता था तो बस डॉक्टर बनर्जी, लेकिन वो शायद अपने कमरे में नहीं थे। माफ कीजिएगा, मैं एक बहुत स्पष्ट सा सवाल करूंगा। क्या आपने अपने किसी खास मकसद से दीवान सुरेंद्रनाथ को अपनी राह से तो नहीं हटा दिया? मेजर ने पूछा। ओह, ये आप क्या कह रहे हैं? मुझे तो डर है कि अब ये कारोबार खत्म हो जाएगा और हम बेकार हो जाएंगे। अच्छा, तो क्या आप हमें यह बता सकते हैं कि दीवान साहब की हत्या क्यों की गई? यह फैसला तो मैं नहीं कर सकता कि उनकी हत्या हो गई है या कोई दुर्घटना है। उनकी हत्या कोई क्यों करता? वो एक बड़े दयालु आदमी थे। क्या दीवान साहब 10 बजे से पहले अपने कमरे से बाहर निकलने के आदी थे? मेजर ने पूछा। नहीं, आज डॉक्टर बनर्जी ने उनसे सुबह 9 बजे मिलने का समय तय कर दिया था। वैसे दीवान साहब सर्दियों से सुबह 11 बजे से पहले अपने कमरे से कभी बाहर नहीं आते थे। तो क्या आपको मालूम था कि डॉक्टर बनर्जी ने उनसे सुबह 9 बजे मिलने का समय तय कर रखा था? जी हाँ, ये बात मुझे मालूम थी। मैंने डॉक्टर बनर्जी ने कश्मीर में पुरातत्व की दृष्टि से महत्वपूर्ण अवशेषों की खुदाई के लिए रिपोर्ट कल रात को तैयार की थी। दीवान सुरेंद्रनाथ उस खुदाई का खर्चा उठाने के लिए तैयार थे, लेकिन पैसा लगाने से पहले वो रिपोर्ट का अध्ययन करना चाहते थे। डॉक्टर बनर्जी आज सुबह 9 बजे अपनी रिपोर्ट उनको सुनाना चाहते थे। अच्छा, तो इसका मतलब ये हुआ कि कुछ और लोगों को भी मालूम था कि दीवान सुरेंद्रनाथ आज सुबह 9 बजे अपने कमरे से बाहर आएंगे। हाँ, राजेश और डॉक्टर बनर्जी की पत्नी को भी पता था। इतने में एक व्यक्ति ने दबे पांव कमरे में प्रवेश किया। उसके हाथ में एक तश्तरी थी। तश्तरी में एक प्लेट थी और पानी से भरा हुआ गिलास था। प्लेट में कटा हुआ नींबू था। शायद डिक्सन ने मेजर के आगमन से पहले उस व्यक्ति से पानी और नींबू मंगवाया था। मेजर ने उस व्यक्ति की ओर ध्यान से देखा जो पानी और नींबू लेकर डिक्सन के आगे पड़ी हुई छोटी सी तिबाई पर रखकर दरवाजे की ओर जा रहा था। ठहरो, तुम ही बावर्ची रूपा हो? मेजर ने कहा। जी, मेरे माँ बाप ने तो मेरा नाम रूपलाल रखा था, लेकिन मेरे भाग्य में नहीं कि बूढ़ा हो जाने पर भी किसी के मुंह से अपना पूरा नाम सुन सकूंगा। बावर्ची ने बड़ी नीरही स्वर में कहा। रूपलाल, मेजर ने प्यार भरे स्वर में कहा, देख लो, मैं पहला आदमी हूं जो तुम्हारा पूरा नाम लेकर तुम्हारी किस्मत बदल रहा हूं। अच्छा, ये बताओ कि क्या इस घर के सब आदमी सुबह 9 बजे इस घर में मौजूद थे? नहीं साहब, 2 आदमी नहीं थे। मेम साहब 8:45 बजे कुछ सामान खरीदने चली गई थी। उनके पीछे पीछे कुछ मिनट के बाद राजेश बाबू भी घर से बाहर निकल गए थे। दीवान साहब कितने बजे अपने कमरे से बाहर आए थे? 9 बजने में कोई 5 मिनट की देरी थी। तो क्या तुमने डॉक्टर बनर्जी को जाकर यह सूचना दी थी कि दीवान साहब ऊपर आ रहे हैं? नहीं हुजूर, दीवान साहब ने मना किया था कि मैं डॉक्टर साहब से जाकर कुछ न कहूं। वे म्यूजियम का एक चक्कर लगाकर ऊपर जाना चाहते थे। तो उसमें डॉक्टर साहब कहां थे? अपने पढ़ने के कमरे में। और सिद्दीकू कहां था? अपने कमरे में लेटा हुआ था। उसकी तबीयत खराब थी। तुम दीवान साहब को म्यूजियम में छोड़कर कहां गए थे? रसोई घर गया था हुजूर। क्या तुमने मिस्टर डिक्सन को 10:30 बजे म्यूजियम में घुसते हुए देखा था? या उनके पैरों की आहट सुनी थी? या फिर उनकी आवाज तुम्हारे कानों में आई थी कभी? सरकार, मैं इन बातों पर ध्यान नहीं दे सका क्योंकि ट्रांजिस्टर पर मल्लिका पुखराज की गाई हुई गजल सुन रहा था। बातचीत अटक गई है। अब आगे क्या होगा ये सुनिएगा अगले एपिसोड में, जो होगा एपिसोड नंबर 3, जिसका शीर्षक होगा प्रतिशोध की देवी। कौन है ये प्रतिशोध की देवी? कौन ले रहा है प्रतिशोध? किसका है बदला? कर्नल रंजीत
का ये उपन्यास भयंकर मूर्ति का एपिसोड 3 जब आप सुनेंगे तब इसमें पता चलेगा। आवाज मंजीत ठाकुर की, उपन्यास भयंकर मूर्ति कर्नल रंजीत का लिखा हुआ। नमस्कार।